हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बायोलॉजी, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे PYQ होंगे, सारे BPSC में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए वीडियो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। तो BPSC 4.0 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे BPSC ने पूछे हैं वही हैं। और अभी तक हमारी जो क्लासें हो चुकी हैं बायोलॉजी की, एक क्लास हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं जाके। और इसके अलावा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी की कई क्लासें कवर हो चुकी हैं और साथ ही संविधान की भी। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा बायोलॉजी बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि क्वेश्चन जो हैं सारे हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। ये क्वेश्चन देखिए, आपका री एग्ज़ाम BPSC 2020 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, कैसी कृषि प्रणाली होती है ये? देखिए, कार्बनिक खादों का प्रयोग होता है, पुनर्चक्रित फॉर्म, अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा सी है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन जो हैं उर्वरकों, शाकनाशियों तथा पीड़कनाशियों के रूप में रसायनों का अधिकतम प्रयोग। तो अगर रासायनिकों का कम से कम मात्रा में प्रयोग होता है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बी देखें तो कार्बनिक खादों, ये तो सही है। पुनर्चक्रित फॉर्म, अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अल्पतम मात्रा में, जैव कारकों का जो प्रयोग होता है अधिक से अधिक होता है, ना कि कम, ठीक है। इस वजह से ये गलत हो जाएगा हमारा। दो अथवा दो से अधिक फसलों का एक ही खेत में साथ उगाते हैं, उगाते तो हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। तो ऑप्शन सी हमारा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कार्बनिक कृषि के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका फैक्ट भी देख लेते हैं, फैक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इस। कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम, यानी कि कीटनाशकों का जो उपयोग होता है न्यूनतम अथवा शून्य के बराबर होता है, ठीक है। तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद और कृषि अपशिष्ट और जैविक खाद जैसे कि नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? जैविक उर्वरक की बात करें तो इसका सही उदाहरण पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा है माइकोरिजल फंगी, ऑप्शन बी कहता है ब्लू ग्रीन शैवाल और ऑप्शन 3 कहता है बेसिलस थुरिंजिएनिस। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा? 1 और 2 हमारा करेक्ट है। माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण हैं, लेकिन जो बैसिलस थुरिंजिएनिस है ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। फैक्ट देखते हैं, माइकोरिजल फंगी तथा ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण हैं। और बैसिलस थुरिंजिएनिस एक जीवाणु है। ये क्या है? एक जीवाणु का टाइप है और इसका प्रयोग जो है बीटी कपास में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उर्वरक का कौन सा यूज होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग सबसे ज़्यादा करेंगे। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है और ये किस में मिलता है? यूरिया में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। तो किसकी उन्नति होती है? क्या स्वास्थ्य की होगी? जी नहीं। अगर कीटनाशी का प्रयोग हम फसलों में करेंगे तो स्वास्थ्य हमारा खराब होगा, ना कि इसकी उन्नति होगी। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। अर्थनीति की, जी बिल्कुल। अगर कीटनाशी का प्रयोग करके फसल को ज़्यादा उगा लेते हैं हम लोग तो अर्थनीति, यानी कि अर्थनीति की उन्नति हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है इसका? ग्रह की, जी नहीं। और सड़क, ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
फैक्ट देखते हैं। उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसलों और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, कीटनाशकों का और उर्वरकों का यूज करके वे उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे कि अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम में करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है कंकाल एवं मांसपेशियों तंत्र से संबंधित होने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वर्टिब्रे या कार्पल्स या फिर कार्टिलेज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज को क्या कहते हैं हिंदी में? उपास्थि बोलते हैं इनको, उपास्थि। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होते हैं सख्त नहीं होते हैं। फैक्ट देखेंगे। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कैसा है ये ऊतक है? ये संयोजी, ये नोट डाउन करना है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। तो ये किसका बना होता है? प्रोटीन और शर्करा का। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम हो जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाक में, कान में, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। इसमें देखिए केवल वर्ड यूज हुआ है, तो केवल हड्डी को तो धक्का नहीं दे सकती हैं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है बी, मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं। जी बिल्कुल, जोड़े में काम करती हैं ये। सी ऑप्शन है सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो मांसपेशी में संकुचनशील जो प्रोटीन होते हैं किसके बने होते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो कौन से शरीर में उपकला कोशिका पाई जाती है? उपकला कोशिका को क्या बोलते हैं? और एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, तो उपकला कोशिका को एपिथीलियम टिश्यू भी बोलते हैं। तो इसके अलावा देखते हैं किस में पाई जाती है? ये बाल में पाई जाती है, फेफड़े में, नाक में, अग्नाशय में, कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो क्या राइट आंसर हमारा होने वाला है? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें नाक में पाई जाती है, अग्नाशय में, फेफड़े में। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन जो होता है किसके रूप में होता है? तो ये पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसकी फैक्ट भी देखेंगे हम लोग। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, किस फॉर्म में पाए जाते हैं ये? पॉलीसेकेराइड अथवा पॉलीकार्बोहाइड्रेट। भोजन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा भोजन से प्राप्त नहीं होती है, तब शरीर की ऊर्जा यानी कि आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देती है, यानी परिवर्तित करके पूरी कर लेती है। तो किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं? पॉलीसेकेराइड के। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो हाथ और पैरों की कितनी हड्डियां होती हैं? हाथ में 27 हड्डियां होती हैं और पैर में 26 होती हैं। ठीक है, तो पैर में कितनी होती हैं? 26। एक पैर की हो गई और एक हाथ की 27 हो गई। अगर इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाता है? 27 और 27 54 हो जाएगा, प्लस और 51, तो 51 और तो ये कितना हो जाएगा? करीब 105 के आसपास। टोटल शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं हमारे? 105 टोटल हो रही है।
और 105 क्यों? 105 क्यों होगी हमारी? ये 51 26 है, 26 की डबल करेंगे तो 52 हो जाएंगे। तो ये टोटल हो जाएगी हमारी 106 के आसपास। 106 ये हो जाएगी। टोटल शरीर में कितनी होती हैं? 206 होती हैं। तो लगभग ये 50% हमारे शरीर में पाई जाती हैं। हाथ पैर की हड्डियाँ टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 106। और टोटल अस्थियाँ हमारे शरीर में होती हैं 206। तो 106 206 का कितना परसेंट है? लगभग 50%। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 50%। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। 27 और प्लस 26, एक हाथ पैर की हो गई। दोनों हाथ पैर की कितनी हो जाएंगी? 106। और शरीर में टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206। तो ये 50% हो जाएगा। तो वही पूछा गया है, लगभग कितना परसेंट होता है? 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ओरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पर्वतों का। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है हमारा। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें सेरोलॉजी, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? रुधिर के सीरम का। रुधिर के सीरम का, ठीक है। और जियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना का। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है हमारा ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो कितनी जोड़ी निकलती हैं? 31, 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं ये 2 बार निकलते हैं जीवन में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और ये 12 दांत केवल 1 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी की अगर बात करें स्कैल्प की, तो 29 अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो कितनी हड्डियां होती हैं? 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या होती है 29। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल यानी कि कपाल बनाती हैं, तथा शेष जो हड्डियां होती हैं 14, कितनी? 14 चेहरे की हड्डियां होती हैं। कितनी? 14 चेहरे की। और 6 मध्य कर्णों की कितनी होती हैं? 6। तथा हाइवाइड, या इसको हायोइड बोलते हैं, ये गले की हड्डी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा 29 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो कैसी होती है? ठोस होती है। ठीक है, खोखली नहीं होती, सरंध्री भी नहीं होती और कीलक भी नहीं होती, तो ये ठोस होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है लगभग? तो 20 वर्ष की आयु में जो हड्डियां हमारी हैं, तो लगभग 206 के आसपास हो जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा डी इसका करेक्ट है। ठीक है, कितनी होती हैं? 206। अच्छा, जो हड्डियां होती हैं हमारी, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो अच्छी कंकाल कहते हैं और दूसरा उपांगी कंकाल। अच्छी कंकाल की अगर बात करें तो इसमें कितनी होती हैं? 80 हड्डियां। और उपांगी कंकाल जो होता है हमारा, इसमें 126 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग कौन सा होता है हमारा? निकटेटिंग पर्दा जो है हमारा, ये अवशेषी अंग है। कहाँ पे पाया जाता है ये निकटेटिंग जो पर्दा होता है हमारा? ये हमारा आँख में पाया जाता है। कहाँ पे? आँख में। और इसके बाद कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियाँ, ये हमारे कान में पाई जाती हैं। ये भी अवशेषी होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा सामने वाले चपटे दांत यानी कि कृंतक जिनको बोलते हैं, इंसीजर, तो ये अवशेषी नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके बाद बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये हमारी आंत में पाया जाता है, तो ये भी एक अवशेषी अंग है। तो ये 3 अवशेषी अंग है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है अवशेषी अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? सामने वाले चपटे दांत। तो ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है,
दिए गए ऑप्शन में कौन सा जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? तो ये कंडरा जो होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, कंडरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ जो है में भी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये नितंब में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है हमारा। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो हमारा जो तापमान है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट नियंत्रित करता है? तो ये त्वचा हमारी स्किन हो जाएगी, स्किन। ठीक है, तो ये हमारे टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। तो त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये हमारी त्वचा है। ठीक है, और अगर इंटरनल पार्ट की बात करें, शरीर का इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो हमारा लीवर आ जाता है। क्या? लीवर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेपेडियस एक है, क्या है स्टेपेडियस? ये एक मांसपेशी है। कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है, फैक्ट देखेंगे। स्टेपेडियस मानव शरीर की एक छोटी मांसपेशी होती है जो कानों में स्थित होती है। यह स्टेपीज हड्डी को स्थिर रखने में मदद करती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। ठीक है, यह ध्वनि को नियंत्रित करने एवं आंतरिक कान को तंत्र ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है। ठीक है, तो ये स्टेपेडियस का ये काम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पाचन तंत्र से संबंधित। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है किसका मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत एवं मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या फिर ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लूकोज या फिर ऊर्जा ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत्र ज्वर जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? ये आंत को। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और रोग देखते हैं। तो प्रभावित अंग और रोग, टाइफाइड और हैजा से क्या प्रभावित होता है? हमारा आंत प्रभावित होती है। टीबी हो जाए, प्लेग हो जाए, निमोनिया, इससे क्या फेफड़े में दिक्कत आती है। टिटनस और कोढ़ अगर हो जाए तो तंत्रिका तंत्र अफेक्टेड होता है हमारा। डिप्थीरिया या काली खांसी से सांस नली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा? ये यकृत हमारा प्रभावित होता है। किससे? एफ्लाटॉक्सिन से। अगला क्वेश्चन है, इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। यकृत यानी कि यकृत को लीवर भी बोलते हैं, एक मुख्य पाचक ग्रंथि है यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो एक खाद्य विषाक्तन यानी कि एफ्लाटॉक्सिन्स द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन्स नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे कि एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन से क्या प्रभावित होता है? हमारा यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है तो कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो क्या कहलाता है? एमाइलेज कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। तो कह सकते हैं हम एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कड़वाहट जीभ के कौन से पार्ट से पता चलता है? ये पीछे के भाग से पता चलता है। ठीक है, जीभ का जो अगला भाग होता है, अगला छोर, इससे क्या पता चलता है? मीठे का। और पीछे पश्च भाग से कड़वे का पता चलता है। पश्च किनारे से खट्टे का पता चलता है पार्श्व किनारे से। और तथा अग्र आगे के जो किनारे के पार्ट होते हैं वहाँ से नमकीन का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो ये अग्नाशय जो होता है हमारा दोनों तरह से कार्य करता है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लैक्रिमल जो है हमारा आँख में पाई जाने वाली ग्रंथि है और इससे आंसू का स्रावण होता है, तो ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। कैसी? बहिःस्रावी। ठीक है। बाकी थायराइड, पिट्यूरी, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीभ के स्वाद नहीं है? तो जीभ की मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, नमकीन भी होता है, खट्टा भी जीभ का स्वाद है और खट्टा भी है, उमामी भी होता है, लेकिन मसालेदार और तीखा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 और 7। 4 और 7 नहीं पूछा गया है ना, तो मसालेदार और तीखा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन हमारा विटामिन प्रोटीन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो है हमारा प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए। मानव शरीर में 70% लगभग पानी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा जो होता है B3 के कमी के कारण होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाए। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। ठीक है, नियासिन। B3 को नियासिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका डिटेल देख लेते हैं। पेलाग्रा विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। पेलाग्रा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति का खतरा जो है बढ़ जाता है पेलाग्रा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो कोबालामिन क्या किसको बोलते हैं? विटामिन B12 को। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। सही नाम क्या है इसका पूरा? साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो B12 को बोलते हैं। और B3 को क्या बोलते हैं? अभी हमने पीछे देखा था, नियासिन। ठीक है, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी है, तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो खून का थक्का शरीर में नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हमारा विटामिन के है। प्रतिस्कंदन के लिए विटामिन के का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एगोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो किसको कहते हैं? विटामिन D2 को एगोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पे होता है? यकृत में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लीवर। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को
क्लास पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। आपके लिए जब तक TRE 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता है, TRE 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता, तब तक आपके लिए रिवीजन के लिए ऐसी ही क्लास डेली आती रहेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।